नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डे 2 की चैलेंज कंप्लीट करेंगे फॉर पेटेंट एक्ट। ये पेटेंट एक्ट की डेडिकेटेड सीरीज है 21 डेज चैलेंज की। तो अगर आप 21 डेज में पेटेंट एक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये रहा स्केड्यूल, और इस स्केड्यूल के हिसाब से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियोस एक्सेस कैसे कर सकते हैं? राइट टॉप कॉर्नर पे जो क्यूआर कोड है वही प्लेलिस्ट है, वहां से आप वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये 21 डेज चैलेंज कोर्स के बारे में, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 9426141944। तो चलिए आज के दिन का टास्क पेटेंट एक्ट सेक्शन नंबर 11 to 21 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले 1 to 10 सेक्शन की रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो चुकी है प्लेलिस्ट में, और उससे रिलेटेड 30 एमसीक्यूज भी अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में। अब हम सेक्शन नंबर 11 पे आगे बढ़ते हैं। आपको ये वीडियोस देखने से पहले रिकमेंडेड है कि आप पहले 1 to 10 सेक्शन का एक बार आंखें बंद करके रिवीजन कर लें और फिर 11 सेक्शन से स्टार्ट करें। अब यहाँ पर प्रायोरिटी डेट्स की बात हो रही है ऑफ क्लेम्स। तो प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो फाइल हुआ था विथ क्लेम 1 ऑन 1/1/2021। मान लीजिए, ऐसा ही मानिए कि एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल हुआ था ऑन 1 जनवरी 2021 को क्लेम 1 के साथ। फिर उसी प्रोविजनल को कंप्लीट किया गया विद इन 12 मंथ्स, क्योंकि सेक्शन 9 हमें 12 मंथ की टाइमलाइन कहता है कि अगर आप प्रोविजनल फाइल करते हो तो आपको 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट फाइल करना है। तो कंप्लीट फाइल किया 1/1/2022 को, 12 मंथ फ्रॉम द प्रोविजनल वन, विथ 2 क्लेम्स, क्लेम 1 एंड क्लेम 2, जिसमें से क्लेम 1 जो है वही सेम वाला है जो हमने 1 जनवरी 2021 को प्रोविजनल के साथ फाइल किया था। तो अब प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम ये कहती है कि भले ही आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ना फाइल किया हो, भले ही आपकी स्पेसिफिकेशन का पब्लिकेशन ना हुआ हो, मगर जिस दिन आपने क्लेम एंटर किया उस दिन को ही प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम माना जाएगा। इट मीन्स दैट अगर मैं क्लेम 1 की प्रायोरिटी देखूं तो क्लेम 1 की प्रायोरिटी कहां से आएगी? क्लेम 1 की प्रायोरिटी आएगी 1 जनवरी 2021 से। दिस इज द प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 1। एंड दूसरे क्लेम की प्रायोरिटी कहां से आएगी? तो जब दूसरा क्लेम कंप्लीटली डिस्क्लोज हुआ है वहां से, यानी 1/1/2022, तो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 2। अब मैंने जो कहा ना उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा तवज्जो कीजिएगा कि जब कंप्लीट क्लेम डिस्क्लोज होता है तब उसकी प्रायोरिटी डेट मानी जाती है। मान लीजिए मैं एक थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने कि एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 फाइल हुआ ऑन 1/1/23 को, जिसमें क्लेम 1 तो लिखा था बट पार्शियल, और वही प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 2 फाइल हुआ जब 1/3/23 को आफ्टर 2 मंथ्स, उसमें क्लेम 1 कंप्लीट डिस्क्लोज हुआ, कंप्लीट। सो अब अगर कोई पूछे आपसे कि प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 1 क्या होगी, तो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम तभी मानी जाएगी जब वो कंप्लीटली डिस्क्लोज हुआ था। इट मीन्स ये रहेगी प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 1 इन दिस केस 1/1/13/23, क्योंकि इस दिन क्लेम को कंप्लीट डिस्क्लोज किया गया था। तो बस ऐसी छोटी बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 11 में।
और कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा था कि प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 1 इज, आप भी अपने आप से पूछ लीजिए, और प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 1 का आंसर अगर आपके दिमाग में 1123 आ रहा है, 1121 आ रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में सेक्शन को कवर कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 फाइल हुआ, 2 फाइल हुआ, 3 फाइल हुआ। जहां पर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 में क्लेम 1 था ऑन 1 जनवरी 2021 को, 2 था क्लेम 2 विथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 2 ऑन 2/2/21 को, एंड क्लेम 3 ऑन 3/3/2021 को। अब ये सभी को मिलाकर इफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज फाइल्ड with respect to PS1, PS2 and PS3, then दो चीज मुझे बताइए कि प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 1, क्लेम 2 एंड क्लेम 3 क्या होगी, और प्रायोरिटी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या रहेगी, यानी प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगी। तो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 1 यही रहेगी 1/1/21, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 2 यही रहेगी 2/2/21, क्योंकि उस दिन वो कंप्लीटली डिस्क्लोज हुआ था, एंड प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम 3 रहेगी 3/3/21। बट अगर मैं ये कहूं कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कब तक मुझे फाइल करना है, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मुझे प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन से 12 मंथ में फाइल करना है। और प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, तो अगर ये तीनों के तीनों प्रोविजनल किसी एक ही इन्वेंशन को कोरिलेट कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन होगी PS1, यानी फर्स्ट फाइल्ड एप्लीकेशन से, जो है 1/1/21। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मुझे फाइल करना है अप टू 1/1/2022, करेक्ट। और इस प्रायोरिटी डेट को, जो 1/1/2021 है, इसे मैं पोस्ट डेट भी कर सकता हूं बाय 6 मंथ। अगर 6 मंथ के लिए मैंने पोस्ट डेट कर दिया, तो 6 मंथ से पहले जितने भी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल थे, उसे हम यही मानेंगे कि वो 6 मंथ के बाद ही फाइल हुए। सपोज मान लीजिए कि मैंने इस एप्लीकेशन को पोस्ट डेट कर दिया, पोस्ट डेट कर दिया, इस एप्लीकेशन को मैंने पोस्ट डेट कर दिया ऑन 1/7/2021। तो अब 1/7/2021 से सारे क्लेम्स देखिए, ये भी उससे पहले है, ये भी उससे पहले है, एंड ये भी उससे पहले है। तो ऐसा माना जाएगा कि तीनों प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1, 2 एंड 3 तीनों कब फाइल हुए थे, इस दिन पे फाइल हुए थे, 1/7/21 को फाइल हुए थे, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि हमने पोस्ट डेट किया है, इसलिए पोस्ट डेट 6 महीने के लिए शिफ्ट हो जाती है। अगर कोई भी प्रोविजनल 6 महीने के बाद फाइल हुआ था, सपोज कोई एक ऐसा प्रोविजनल था जो 1 अगस्त 2021 को फाइल हुआ था, तो उसकी प्रायोरिटी वही रहेगी 1 अगस्त 2021 की। बट 1/7/2021 से पहले जो भी एप्लीकेशन फाइल हुए थे, बिकॉज हमने पोस्ट डेट करवाया है, तो सभी की प्रायोरिटी भी 6 6 महीने शिफ्ट हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या मुझे व्हाट्सअप करके आस्क कीजिएगा कि सर ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए एंड क्वेश्चन पूछिए। सेक्शन नंबर 12 में सेक्शन नंबर 11A में आते हैं। 11A बात करता है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन की। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन फाइल की आज के दिन पे। आज कौन सा डेट है, 6 दिसंबर 2024। आज के दिन पे आपने एक एप्लीकेशन फाइल की A1, और उस एप्लीकेशन को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल किया है, प्रोविजनल के साथ नहीं, क्योंकि प्रोविजनल का पब्लिकेशन नहीं होता है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल किया है। अब ये एप्लीकेशन जो आपने फाइल करके रखी है, आपने उस पर और कुछ प्रोसेस नहीं की, आपने सिर्फ एप्लीकेशन फाइल की एंड छोड़ दी ऐसे ही। तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जैसे ही 18 मंथ कंप्लीट होंगे, 18 मंथ कंप्लीट होंगे,
18 मंथ जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद में ऑन अ वेरी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, विद इन नेक्स्ट मंथ वो पब्लिश हो जाएगी। ये लिखा गया है सेक्शन नंबर 11(1)(a) में, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। मगर आप बोलेंगे कि सर हमने तो बहुत सारी एप्लीकेशन को देखा है जो 2-2 महीने में, 1-1 महीने में पब्लिश हो जाती है, वो कैसे होती है? तो उसके लिए आपको अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो आप कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट की है फॉर्म नंबर 9 फाइल करके, तो आपकी पब्लिकेशन विद इन मंथ, लाइकली विद इन मंथ हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन की पब्लिकेशन हो जाएगी। तो ये है फॉर्म नंबर 9 की। तो ये दोनों एप्लीकेशन की पब्लिकेशन के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, और यहां पर लिखा भी है कि 18 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे, याद रखिएगा 18 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर पब्लिश होगी। क्या क्या पब्लिश होगा? डेट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, एब्स्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड बायोलॉजिकल मटेरियल अगर है तो उसकी रेफरेंस पब्लिश होगी। अब कब कब, यहां पर लिखा है ड्यूरिंग दिस 18 मंथ नथिंग विल बी पब्लिश्ड, सो नो एंटिसिपेशन इफ फाइल्ड एल्सवेयर। तो ये 18 महीने में कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, आपने एप्लीकेशन फाइल्ड की, वहां से 18 महीने में कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, तो आप कहीं और जगह पर भी फाइल करेंगे, सपोज कोई यूएसए में फाइल करने गया या कहीं पर भी फाइल करने गया, तो उसका पब्लिकेशन तो है ही नहीं। तो पब्लिकेशन नहीं है तो कोई एंटीसिपेशन भी नहीं आ सकता है आपसे। एग्जेम्पशंस यानी कब कब या किस किस कंडीशन में पब्लिकेशन नहीं होगा, ऐसी 3 कंडीशन है। ये इंपॉर्टेंट 3 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा 11A से। फर्स्ट कंडीशन है जब किसी भी एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज्ड हो। अब सिक्रेसी डायरेक्शन यानी क्या? सिक्रेसी डायरेक्शन यानी आपकी एप्लीकेशन डिफेंस से कोरिलेट कर रही हो, डिफेंस से, एटॉमिक एनर्जी से। अगर डिफेंस से आपकी एप्लीकेशन, आपका इन्वेंशन है जो कोरिलेट कर रहा है, तो कंट्रोलर के पास ये पावर है कि वो आपकी पब्लिकेशन को रोक सकते हैं। तो जब आपकी एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा है तब पब्लिकेशन नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन का। दूसरा, जब आपने प्रोविजनल को कंप्लीट फाइल नहीं किया है विद इन 12 मंथ, मान लीजिए कि आपने एक प्रोविजनल फाइल किया और फिर कंप्लीट फाइल करना ही छोड़ दिए, तो भी पब्लिकेशन नहीं होगा। और 12 महीने के बाद अगर आपने कंप्लीट फाइल किया तब भी पब्लिकेशन नहीं होगा, उस एप्लीकेशन को अबेंडन कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन है यहां पर, थर्ड कंडीशन, कि विद इन 3 मंथ फ्रॉम द नॉर्मल डेट, यानी नॉर्मल डेट है 18 मंथ, 18 मंथ जैसे ही कंप्लीट होते हैं क्या होता है? पब्लिकेशन होता है। तो 18 मंथ से भी पहले 3 महीने, यानी बिफोर 15th मंथ, अगर किसी ने फॉर्म नंबर 29 फाइल करके एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया, फॉर्म नंबर 29 है विड्रोवल ऑफ एप्लीकेशन, विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में भी पब्लिकेशन नहीं होगा, इट विल नॉट गोइंग टू बी पब्लिश। अब मान लीजिए कि आपने जब एप्लीकेशन फाइल की थी, इसी केस को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी केस को आगे बढ़ाते हैं, फॉर्म नंबर 29 फाइल किया है आपने, एप्लीकेशन फाइल की थी, तब आपने फॉर्म नंबर 1 फाइल किया था जो है एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, जिसके 1600 रुपये है। फिर आपने फॉर्म नंबर 2 फाइल किया था जो है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, उसके कुछ भी रुपये नहीं है। फिर आपने फॉर्म नंबर 3 फाइल किया था स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग एज पर सेक्शन 8, जिसके भी कोई चार्जेस नहीं है। फिर आपने फाइल किया था फॉर्म नंबर 5 मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप, जिसके भी कोई चार्जेस नहीं है। फिर आपने फाइल किया था फॉर्म नंबर 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जिसके चार्जेस है 4000 रुपीज। अब आपकी एप्लीकेशन फाइल तो हो गई, यानी ये टास्क तो कंप्लीट हो गया, और बाकी के किसी के भी चार्जेस कुछ नहीं है। बट
आपने तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली फॉर्म नंबर 29 फाइल करके, तो ये जो फॉर्म नंबर 18 के 4,000 रुपीज आपने पे किए थे उसका क्या होगा? तो यहां पर क्लोज है कि अगर आप फॉर्म नंबर 29 फाइल करके एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं, और अगर आपका एफईआर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, वैसे पब्लिकेशन ही नहीं हुआ इस केस में, बट अगर एफईआर आने से पहले भी अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं, पब्लिकेशन होने के बाद बट एफईआर आने से पहले, तब भी आपको 90% ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की फीस रिफंड मिलेगी। 90% ऑफ फीस रिफंड मिलेगी। इट मीन 3,600 रुपीज आपको वापस मिलेंगे। ये नेचुरल पर्सन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या स्टार्टअप के लिए 4,000 है। अगर आप अदर कंपनीज के लिए पूछे तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 20,000 रुपीज ये एप्लीकेशन की फीस रहती है। और वो एप्लीकेशन अगर विड्रॉ कर ली जाती है तो 20,000 के 90% यानी 18,000 रुपीज वापस मिल सकते हैं। कब? अगर फॉर्म नंबर 29 फाइल किया जाए बिफोर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, चाहे पब्लिकेशन हुआ हो चाहे पब्लिकेशन ना हुआ हो। तो ये भी एक बात थी जो मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पब्लिकेशन क्यों जल्दी करवाना, उसका एडवांटेज क्या होता है? तो जिस दिन आपकी एप्लीकेशन पब्लिश होती है वह उसी दिन माना जाता है कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये पेटेंट फाइल हो चुकी है, ना फाइल हुई है, बट इसका पब्लिकेशन भी हो गया है। तो जब आपकी पेटेंट ग्रांट होगी ना जिस दिन, यानी जिस दिन वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, तो आप पब्लिकेशन की डेट से इंफ्रिंजमेंट का सूट कर सकते हो। मैं वापस ये स्टेटमेंट बोलता हूं कि जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ये एप्लीकेशन, यानी जिस दिन पेटेंट ग्रांट होगी, उस दिन आप पब्लिकेशन की डेट से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो इंफ्रिंजमेंट सूट में। ये बात लिखिए यहाँ पर कि राइट्स आपको मिलेंगे किसी को रोकने के लिए, क्योंकि अब आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो गई है, बट अभी तक डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे। क्लेम कर कब कर पाओगे? जब ग्रांट मिलेगी तब। अब आती है बात सेक्शन नंबर 11B की। 11B कहता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन में पहले था 48 मंथ, यानी कब पहले? ये 48 मंथ का क्लोज था ना, वो था 15 मार्च 2024 से पहले। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि 15 मार्च 2024 को ये क्लोज चेंज हो चुके हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर? 48 मंथ की जगह पर हो गया है 31 मंथ। इसका मतलब है कि आफ्टर 15 मार्च 2024 अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल हुई है तो उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, इट मींस फॉर्म नंबर 18, कब फाइल करना है? विद इन 31 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अगर 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 आपकी एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज थी और अब आपकी एप्लीकेशन से सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हो चुकी है, तो उस केस में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जब सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होती है वहां से 6 महीने में फाइल करना होता है, और प्रायोरिटी डेट से 31 मंथ, विच एवर एक्सपायर्स लेटर। अब रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन किस किस फॉर्म में फाइल की जाती है और उसके चार्जेस कितने हैं? तो फॉर्म नंबर 18 एंड 18A में फाइल की जाती है। फॉर्म नंबर 18 एंड फॉर्म नंबर 18A में फाइल की जाती है। मान लीजिए कि फॉर्म नंबर 18 को फाइल करता है तो उसे कहते हैं नॉर्मल एग्जामिनेशन। नॉर्मल एग्जामिनेशन में 31 मंथ के अंदर फॉर्म नंबर 18 फाइल करना होता है और उसके चार्जेस है 4,000 रुपीज। और अगर आप एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन फाइल करना चाहते हैं, एक्सपेडाइटेड इसे कहते हैं एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, तो वहां पर काफी सारी कंडीशंस हैं, बट मेनली 4 लोग हैं जो एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल केसेस में देखा गया है। नंबर 1, गवर्नमेंट।
नंबर 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्टार्टअप। नंबर 3 एनी वन ऑफ द एप्लीकेंट इज फीमेल। एंड नंबर 4 जिसने इंडिया को इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी के तौर पे डेजिग्नेट किया है वो पर्सन। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट की जो पेटेंट है उससे रिलेटेड है तो। नंबर 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप। नंबर 3 अगर कोई भी एक एप्लीकेंट फीमेल है तो। एंड नंबर 4 जिसने इंडिया को इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी के तौर पे डेजिग्नेट किया है वो एप्लीकेशन 18A फाइल कर सकती है। अगर डायरेक्टली 18A फाइल करती है, पहले ही 18A फाइल करती है तो आते हैं रुपये 8,000 रुपीज। एंड अगर फॉर्म नंबर 18 फाइल किया और उसके बाद में 18A फाइल किया जाता है तो वहां पर चार्जेस रहते हैं 4,000 रुपीज। 18 के तो फाइल कर दिए हैं तो 18A के लिए भी 4,000 रुपीज ही रहेंगे। यानी टोटल अमाउंट जब फॉर्म नंबर 18A फाइल करेंगे तब टोटल अमाउंट 8,000 से ज्यादा नहीं होगा नेचुरल पर्सन, स्मॉल एंटिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। स्टार्टअप के लिए भी अगर बड़ी कंपनी है तो उनके लिए मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिएगा, 40,000 रुपीज हो जाएंगे। और एक बात आती है कि जो पर्सन पीसीटी एप्लीकेशन थ्रू इंडिया में आ रहा है, पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की और फिर इंडिया में आ रहा है, तो उस पर्सन के लिए ये जो 4,000 रुपीज के चार्जेस हैं। तो पीसीटी एप्लीकेशन कब तक इंडिया में फाइल हो सकती है? सपोज पहली एप्लीकेशन यूएसए में फाइल हुई, यूएसए में फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल हुई, यूएसए के सिटीजन ने फाइल की, अब वो पीसीटी रूट थ्रू आना चाहता है इंडिया में, तो कब तक आ सकता है? 31 मंथ में आ सकता है। और अगर ये पर्सन इंडिया की एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर 18 फाइल करना चाहता है तो पीसीटी वाले पर्सन के लिए फॉर्म नंबर 18 के चार्जेस रहेंगे 5,600 रुपीज। ये इसे कहा जाता है एक्सप्रेस एग्जामिनेशन। तो यही सारी बातें लिखी हुई थी सेक्शन नंबर 11D। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। कंट्रोलर जब भी आप फाइल करते हैं फॉर्म नंबर 18 या 18A, तो जैसे ही आपका फॉर्म नंबर 18 या 18A फाइल हुआ तो कंट्रोलर क्या करते हैं? उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं। किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। किसको देते हैं? एग्जामिनर को देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर देखता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए हैं कि नहीं एज पर कंप्लायंस। इट मींस फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 5, 9, 18, 26, 28 फाइल किया है कि नहीं? नहीं पता है? बता दूं। फॉर्म नंबर 1 है एप्लीकेशन के लिए, 2 है स्पेसिफिकेशन के लिए, 3 है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग के लिए, 5 है मेंशन ऑफ इन्वेंटर के लिए। ये मैंडेटरी है। ऑप्शनल है फॉर्म नंबर 9 अर्ली पब्लिकेशन के लिए, फॉर्म नंबर 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए, ये भी ऑप्शनल है। फॉर्म नंबर 26 है ऑथोराइजेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। एंड फॉर्म नंबर 28 है अगर आप स्मॉल एंटिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या स्टार्टअप है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ऐसा लग रहा है ना शादी करवा रहा हूँ, पंडित जी बन चुका हूँ। ओके। तो यहाँ पर ये सारे कंप्लायंसेस देखे जाते हैं कि फॉर्म नंबर फाइल किए हैं कि नहीं किए हैं। अब टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको सारे फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके। और लॉफुल ग्राउंड कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड है कि सेक्शन 3 या सेक्शन 4 की वजह से ये पेटेंटेबल नहीं है, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? तो लॉफुल ग्राउंड चेक करेंगे एग्जामिनर। एंटीसिपेशन चेक करेंगे कि आपसे पहले किसी और पब्लिकेशन में आपकी एप्लीकेशन की तरह ही कुछ फाइल नहीं हुआ था ना, तो एंटीसिपेशन चेक करेंगे एग्जामिनर। फॉरवर्ड इट टू कंट्रोलर इन 1 और नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। अब है ना यहाँ पर ये जो डी पॉइंट है उसे हम क्लियर करते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात। दो चीज होती है जब आप फॉर्म नंबर 18 फाइल करते हैं, यानी नॉर्मल एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल करते हैं एज पर रूल नंबर 24B। ये आता है रूल नंबर 24B।
और 24B के अंदर जब आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है और कंट्रोलर जी एग्जामिनर को भेज रहे हैं एग्जामिन करने के लिए आपकी एप्लीकेशन, तो एग्जामिनर उन्हें विद इन 3 मंथ वापस एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेगा। तो एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट कब तक सबमिट करेगा? विद इन 3 मंथ्स। फिर वही जो रिपोर्ट आई उसे कंट्रोलर अपने आप से भी एक रिपोर्ट बनाएगा विद इन 1 मंथ। और ये तो कंट्रोलर भाई साहब उसमें और भी स्क्रूटिनी करेंगे और ये विद इन 1 मंथ दूसरा 1 महीने में फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बना के फाइनल करेंगे। और वो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमें 1 और मंथ में डिलीवर की जाएगी एप्लीकेंट को। कौन करेंगे? कंट्रोलर जी करेंगे। कब? अगर हमने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो। मान लीजिए कि हमने फॉर्म नंबर 18A फाइल किया है, तो उस केस में रूल नंबर 24C लगेगा। और रूल नंबर 24C के तहत हमारे पास जो टाइमलाइन होगी वो होगी 2-1-15 डेज। इसका मतलब है कि विद इन 2 मंथ्स कंट्रोलर जब ऑर्डर करेंगे एग्जामिनर को कि भाई साहब ये एप्लीकेंट ने फॉर्म नंबर 18 है यानी एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन फाइल की है, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, नॉर्मल की तरह 3 महीने मत लगाइएगा, 2 महीने में रिपोर्ट वापस कर दो, तो 1 महीना बच गया एग्जामिनर को रिपोर्ट प्रिपेयर करने में। फिर उस रिपोर्ट को कंट्रोलर साहब खुद स्क्रूटिनी करेंगे विद इन 1 मंथ। वो टाइम पीरियड सेम है नॉर्मल के लिए भी और एक्सपेडाइटेड के लिए भी। फिर जब वो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बन गई, कंट्रोलर ने जो बनाई वो, फिर वो कंट्रोलर सेंड करेंगे विद इन 15 डेज टू दी एप्लीकेंट। तो ये याद रखिएगा कि एग्जामिनर की जो रिपोर्ट होती है ना वो कॉन्फिडेंशियल होती है और हमें जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है कंट्रोलर के द्वारा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 पे, एंटीसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन और बाय प्रायर क्लेमिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मान लीजिए कि आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल आज के दिन पे किया है, ये टाइमलाइन पे आप यहां पर है। तो आज से पहले जितनी भी एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है, जितनी भी एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है आज से पहले, चाहे वो पेटेंट लिटरेचर हो चाहे वो नॉन पेटेंट लिटरेचर हो, नॉन पेटेंट लिटरेचर यानी रिसर्च पेपर हो, फिर भी वो आपको एंटिसिपेट करेगी। एंटिसिपेट यानी आपकी पब्लिकेशन को रोकेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी, एंटिसिपेट करेगी, आपकी पब्लिकेशन नहीं होने देगी। और दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन यहां पर फाइल की है और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कुछ यहां पर फाइल हुआ है। और आपकी एप्लीकेशन की पब्लिकेशन कुछ यहां पर है। अब जो एंटिसिपेट कर रहा है पर्सन, एंटिसिपेट कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन आप
से पहले पब्लिश हुई है, यानी उसकी पब्लिकेशन यहां पर है कुछ एंटीसिपेट पब्लिकेशन, एंटीसिपेट जो कर रहा है उसकी पब्लिकेशन आपके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद में, मगर आपके पब्लिकेशन से पहले। यानी माना जाएगा ना कि इस पर्सन को जो एंटीसिपेट कर रहा है उसको तो आपकी पब्लिकेशन दिखी ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है। मगर इस पर्सन की जो ये एंटीसिपेट कर रहा है इसकी प्रायोरिटी आपसे पहले है। एंटीसिपेट जो कर रहा है उसकी प्रायोरिटी आपसे पहले है। उसने आपकी एप्लीकेशन आपके प्रोविजनल फाइल करने से पहले अपनी एप्लीकेशन फाइल की है, तो उस केस में ये एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन को एंटीसिपेट करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी आगे है। भले ही पब्लिकेशन आगे ना हो, प्रायोरिटी आगे। और प्रायोरिटी में क्या एंटीसिपेट करेगा? क्लेम्स। अगर आपकी प्रोविजनल में जो क्लेम लिखा है वही क्लेम इस भाई साहब जो एंटीसिपेट कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन में है, तो आपको अपना क्लेम निकालना पड़ेगा। अब और दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा ना हो, ये पहले प्रायोरिटी ना हो, ये प्रायोरिटी बाद में हो। यहां पर कुछ प्रायोरिटी है, जो एंटीसिपेट कर रहे हैं ना भाई साहब उनकी प्रायोरिटी यहां पर है। तो अब आपकी एप्लीकेशन इस भाई साहब की एप्लीकेशन को एंटीसिपेट कर रही है और इस भाई साहब को अपनी एप्लीकेशन में से क्लेम निकालना पड़ेगा। बस यही बात लिखी गई है। एंटीसिपेशन बाय प्रायर पब्लिकेशन। प्रायर पब्लिकेशन में मान लीजिए कि आपने जब प्रायोरिटी डेट फाइल की वहां से पहले जो भी डेट्स आ रही है वो सारी डेट्स में पब्लिश होने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स वो आपको एंटीसिपेट करेंगे। और प्रायर क्लेमिंग का ये दो केसेस कि जहां पर आपके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद में किसी की एप्लीकेशन पब्लिश्ड हुई है, बट उसकी प्रायोरिटी अगर आपसे पहले है तो वो आपको एंटीसिपेट करेगी, उसकी प्रायोरिटी अगर आपसे पहले नहीं है तो वो आपको एंटीसिपेट नहीं करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट सेक्शन 13 में बताए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सेक्शन 14 पे चलते हैं। यही सारी चीजें बताई थी मैंने, आपको डिटेल में बता दिया। सेक्शन 14 में है कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर बाय द कंट्रोलर। मैंने कहा ना आपको कि कंट्रोलर जी एग्जामिनर की जो रिपोर्ट आती है ना वो रिसीव करते हैं, और एग्जामिनर की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है। और कंट्रोलर जी जो रिपोर्ट हमें देते हैं वही रिपोर्ट एप्लीकेंट को मिलती है। यानी एप्लीकेंट को अगर पूछा जाए कि एप्लीकेंट को फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट कौन बना के देता है, कंट्रोलर या एग्जामिनर, तो आंसर आएगा कंट्रोलर। हमारे पास जो रिपोर्ट होती है ना वो कंट्रोलर के द्वारा दी जाती है, नॉट बाय द एग्जामिनर। और एप्लीकेंट को क्या करना होता है बाद में? वो रिप्लाई देना होता है। कब तक देना होता है? विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ। कब? जब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिसीव्ड हो वहां से 6 महीने में। क्या उसे एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ, उसे और 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4 उसे और 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। कहां पर लिखा हुआ है? रूल नंबर 24B में लिखा हुआ है। और ये सारी बातें कहां पर लिखी है? ये एफईआर का रिप्लाई देना है 6 मंथ में, एंड उसको और 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है विद सेक्शन। तो 21 सेक्शन में ये बात लिखी गई है। तो यहाँ पर हमने दोनों सेक्शन पढ़ लिए। 14 यानी एग्जामिनेशन, एग्जामिनर की रिपोर्ट कंट्रोलर कंसिडर करेगा और वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। खुद कंट्रोलर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और कंट्रोलर एप्लीकेंट को भेजेगा। तो जो कंट्रोलर ने रिपोर्ट एप्लीकेंट को भेजी वही होती है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो ये सेक्शन 14 हो गया। सेक्शन 15 में आते हैं हम, सॉरी 21 में आते हैं हम। 21 ये कहना चाहता है कि कितने दिनों में एफईआर का रिप्लाई फाइल करना होता है, तो उसे कहते हैं 6 महीने में। और उसे और एक्सटेंड कब तक किया जा सकता है? 3 महीने तक बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। कब फाइल करना है फॉर्म नंबर 4? वो 6 महीने कंप्लीट होने से पहले। सेक्शन 15 यही है बात। देखिए
तो ये जो पूरा पोर्शन है वो सेक्शन नंबर 21 में है। और उसमें एक कंडीशन है कि इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटीज, ये 6 महीने का टाइम आप हाई कोर्ट से और भी एक्सटेंड करवा सकते हो। मान लीजिए कि अभी एक वॉर चल रही है ना यूक्रेन और रशिया में, तो यूक्रेन में कोई पर्सन रह रहा है जो इंडियन एप्लीकेंट, इंडिया में जिसकी एप्लीकेशन है, और वो पर्सन कहे कि हमारे यहाँ वॉर चल रही थी, इसी वजह से मैं ये 6 महीने में रिप्लाई नहीं दे पाया, तो गवर्नमेंट उसे कंसिडर कर भी सकती है और 6 महीने से ज्यादा भी टाइम दे सकती है इन दैट केस। वो भी बात लिखी है सेक्शन नंबर 21 में। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है और फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई 6 महीने में नहीं दिया, तो एप्लीकेशन हो जाएगी अबेंडन्ड। सेक्शन नंबर 15, पावर ऑफ द कंट्रोलर टू रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंडेड एप्लीकेशन। अब 15 से लेके 20 तक के जो सेक्शन है ना, वो पावर के बारे में डिफाइन करते हैं कंट्रोलर के। 15 पर्टिकुलरली कहता है कि अगर कंट्रोलर को लगे कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं, वो एज पर पेटेंट एक्ट नहीं है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अमेंड करने की भी बात कह सकते हैं। और अगर कंट्रोलर को लगे ऐसा कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करने जैसी है, यानी वो वैलिड ही नहीं है, मान लीजिए कि आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसा इंजन बनाया है जिसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, और कंट्रोलर को ये पता है कि ये तो अगेंस्ट नेचुरल लॉ, ये हो ही नहीं सकता है, तो कंट्रोलर रिफ्यूज भी कर सकता है, ना ही सिर्फ एप्लीकेशन को बट एनी डॉक्यूमेंट्स को भी। कोई भी डॉक्यूमेंट साथ में है उसे भी लेने से इनकार कर सकता है। यही बात लिखी है सेक्शन नंबर 15 में, ये पावर है कंट्रोलर के पास। बट कोई भी एडवर्स इफेक्ट लेने से पहले कंट्रोलर एक बार एप्लीकेंट को हियरिंग के लिए बुलाएगा, उसे सुनेगा कि मैं आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करना चाहता हूँ ड्यू टू सो एंड सो रीजन, आपको कुछ कहना है अपने बचाव में, सुनेगा, जस्टिफाई करेगा, और फिर भी अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया तो रिफ्यूज कर देगा। सेक्शन नंबर 16, डिविजनल एप्लीकेशन। जी हाँ, डिविजनल एप्लीकेशन। चलिए, डिविजनल एप्लीकेशन में मान लीजिए कि आपकी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर 10 क्लेम्स लिखे गए। उस 10 क्लेम में से 5 क्लेम्स ऐसे हैं या 4 क्लेम ऐसे हैं, 1358 रिलेट्स टू इंजन कंबशन चेम्बर, यानी एक इन्वेंशन के लिए 4 क्लेम्स रिलेट करते हैं। बाकी के सारे जो क्लेम्स हैं वो दूसरे इन्वेंशन के लिए रिलेट्स करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेट्स टू फ्यूल ब्लेंडिंग। पहले 4 क्लेम 1358 है वो इंजन के कंबसन चेम्बर के लिए कोरिलेट करते हैं, एंड दूसरे उसके बाद के जो रह जाते हैं 2, 4, 6, 9 एंड 10, वो सारे क्लेम्स फ्यूल के ब्लेंडिंग के लिए कोरिलेट करते हैं। यानी दोनों इन्वेंशन एक ही एप्लीकेशन में आपने फाइल कर दिए थे ऑन 1/1/2022। अब या तो आप चाहे, ये अमेंडमेंट है, आप चाहे यानी एप्लीकेंट चाहता है एज पर रूल नंबर 13(2)(a), इस बार ही अमेंड हुआ है कि अगर आप चाहें तो आप भी इस एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि कंट्रोलर आपको सजेस्ट कर रहे थे कि आपकी इन्वेंशन, आपकी एप्लीकेशन में 2 इन्वेंशन है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। कंट्रोलर जब ऑर्डर करते थे तो कंट्रोलर के ऑर्डर से बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट आपको ये एप्लीकेशन को डिवाइड करना होता था। अब मान लीजिए कि आपकी इन्वेंशन के अंदर 2 इन्वेंशन है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर 2 इन्वेंशन है, तो पहला इन्वेंशन तो आपने यहाँ पर फाइल कर दिया 1/1/2022 को, और दूसरा आपने फर्दर एप्लीकेशन फाइल की मान लीजिए ऑन अ 1/1/2024 को, 2024 को। तो ये फर्दर एप्लीकेशन यानी सेकंड इन्वेंशन यहाँ पर फाइल हुआ, फर्दर एप्लीकेशन। तो अब इसमें 2 केसेस बनते हैं। पहली बात तो कि इसकी फर्दर एप्लीकेशन की भी प्रायोरिटी, यानी टर्म कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी।
क्योंकि फर्दर एप्लीकेशन की भी डिस्क्लोज कहां पर हुई थी, 1/1/2022 को, जब पहली एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसी की प्रायोरिटी डेट से सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अब दूसरी बात आती है कि तो फिर इसकी एग्जामिनेशन क्या करनी पड़ेगी सेपरेटली? हाँ करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? उसमें दो सिनारियोज है। एक, अगर आपने पहली एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 18 फाइल करके रखा है, अगर आपने पहली एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 18 फाइल करके रखा है, तो जब आप दूसरी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तभी ही आप उसी दिन आपको फॉर्म नंबर 18 फाइल करना पड़ेगा। दूसरा सिनारियो, अगर आपने पहली एप्लीकेशन के लिए फॉर्म 18 फाइल करके नहीं रखा है, नहीं किया है, तो उस केस में दूसरी एप्लीकेशन जब आप फाइल कर रहे हो, वहां से 6 मंथ या फिर 31 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी यानी फर्स्ट एप्लीकेशन से 31 मंथ या फिर 6 मंथ फ्रॉम फर्दर एप्लीकेशन, विच एवर एक्सपायर्स लेटर, वहां पर आपको फॉर्म नंबर 18 फाइल कर देना है। और ये सारी चीजें आपको कब करनी है? बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट, बिफोर ग्रांट। बस यही बातें लिखी गई थी सेक्शन नंबर 16 में, जो मैंने आपको बता दी, और उसमें एक अमेंडमेंट भी आया था, वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। रूल नंबर 13 2A क्लोज। सेक्शन नंबर 17 पोस्ट डेटिंग। अभी हमने बात की थी कि मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन फाइल की है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 ऑन 1/1/2023 को, 1/1/2023 को, और फिर हमने इसका कंप्लीट फाइल करना था बाय 1/1/2024 विद इन 12 मंथ्स। बट 1/1/2024 को हमें याद आया कि अरे अरे, मुझे तो आज कंप्लीट फाइल करना था, बट आई एम नॉट एबल टू फाइल कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास कोई, अभी तक मैंने कुछ वर्क ही नहीं किया है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? आप पोस्ट डेटिंग की एप्लीकेशन कर सकते हो, पोस्ट डेट करवा सकते हो एप्लीकेशन को। कैसे? ये भी फॉर्म नंबर 4 से होता है, फॉर्म नंबर 4 फाइल करके होता है। और कब तक पोस्ट डेट करवा सकते हो? 6 महीने के लिए। यानी अब आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 की जो डेटिंग हो जाएगी वो क्या होगी? 1/7/23। और अब आप कब तक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हो? 1/7/24 तक। और ये केसेस किस किस जगह पर एप्लीकेबल है? जब आप प्रोविजनल से कंप्लीट फाइल करना भूल गए, या फिर आपने पहली बार कंप्लीट फाइल किया था और 12 महीने में आप पीसीटी फाइल करना भूल गए, या 12 महीने में आप कन्वेंशनल फाइल करना भूल गए। तो ऐसे सारे सिनारियों में जहां पर आपको अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करनी है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो अप टू 6 मंथ। वो प्रिविलेज मिलता है सेक्शन नंबर 17 से। नेक्स्ट थिंग, इसमें आपका डिसएडवांटेज क्या होगा? आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगी, तो आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की जो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम भी है वो भी शिफ्ट हो जाएगी। एंड आपको अब जो भी डॉक्यूमेंट 1/7/2023 से पहले पब्लिश हुए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट एंटिसिपेट करेंगे। या फिर जिसकी भी प्रायोरिटी 1/7/2023 से, जिस क्लेम की प्रायोरिटी आगे है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एंटिसिपेट करेंगे। पहले क्या था? 1/1/23 होती है आपकी प्रायोरिटी, अब क्या होगी? आपकी प्रायोरिटी होगी 1/7/23। सो दैट्स द डिफरेंस। यही बात है सेक्शन नंबर 17 में। और सेक्शन नंबर 13 में भी और 17 में भी, जब भी मैं प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम से एंटीसिपेट की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है। उसका रीजन इस तरीके से है कि वो सिर्फ इंडियन पेटेंट ऑफिस को ही पता होता है जेन्युइनली कि वो एप्लीकेशन फाइल हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ होता है। इसी वजह से प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम की जितनी भी एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फाइल हुई है तभी जाके एंटिसिपेट कर पाएगी, अदरवाइज नो, इंडियन एप्लीकेशन के लिए। सेक्शन नंबर 18
पावर ऑफ द कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन। यहाँ पर एंटिसिपेशन का मीनिंग होता है कि मान लीजिए कि आपने और मैंने सेम डे पे एक इन्वेंशन फाइल किया है, सेम काइंड ऑफ क्लेम वन, इन योर केस ऑल्सो, इन माई केस ऑल्सो। तो क्या आपने 2 घंटे पहले फाइल किया इस वजह से आपको प्रायोरिटी मिलेगी? नहीं, ऐसा रूल नहीं है। अगर आपने आज के दिन में फाइल किया है, मैंने भी आज के दिन में ही फाइल किया है, तो हम दोनों को एक दूसरे को एंटिसिपेट नहीं करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 18। यानी अगर आप सेम डे पे 2 पर्सन ने फाइल किया है एक ही एप्लीकेशन को, तो ऐसा माना जाएगा कि दोनों पर्सन को सेम आइडिया सेम टाइम पे सेम जगह पर क्लिक हुआ है। तो दोनों को प्रिविलेजेस मिलेंगी, दोनों को एक दूसरे के रेफरेंस ऐड कर देने पड़ेंगे अपनी अपनी एप्लीकेशन में, बट एक दूसरे को एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बट मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन है वो मुझसे 2 महीने पहले फाइल हुई थी और मेरी एप्लीकेशन बाद में फाइल हुई है। उस केस में मुझे अपनी एप्लीकेशन में आपका रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। उस केस में मुझे अपनी एप्लीकेशन में आपका रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन आगे जाके रिफ्यूज हो जाती है, आप पोस्ट डेट करवा लेते हो, या कुछ भी सिनारियो होता है जहां पर आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ती है, तब जाके वो रेफरेंस मेरी एप्लीकेशन से हटेगा। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो पूछिएगा। यही बात होती है एंटिसिपेशन में। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन वन फाइलिंग एप्लीकेशन ऑन 12/4/2021 विथ क्लेम वन, क्लेम टू एंड क्लेम थ्री। पर्सन टू पब्लिश एप्लीकेशन ऑन 11/4/2021 विथ क्लेम टू सेम। दोनों में क्लेम टू सेम है। तो अब इस पर्सन टू की जो प्रायोरिटी डेट है, उसकी पब्लिकेशन की डेट है यहाँ पर 11/4 को, आपकी एप्लीकेशन की फाइलिंग से भी पहले है। इस वजह से ये जो पर्सन वन के क्लेम टू है, उसको अपने क्लेम टू को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 19, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। यहाँ पर भी रेफरेंस की बात आती है, बट यहाँ पर एक वर्ड है पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। यानी इस केस में क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन, सपोज आपकी एप्लीकेशन जो फाइल हुई है, आपने मान लीजिए कि A1 एप्लीकेशन फाइल की है जिसकी रेट है 1/1/23, और आपकी जो ये एप्लीकेशन है उसके भी पहले एक पेटेंट पब्लिश हुई है, पेटेंट नॉट एप्लीकेशन, पेटेंट पब्लिश हुई है, और आपकी एप्लीकेशन का क्लेम वन और पेटेंट जो पब्लिश हुई है उसका क्लेम वन दोनों सेम है। तो इसे कहा जाता है पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। यानी आप दूसरे की पेटेंट को इन्फ्रिंज कर रहे हो, पोटेंशियली पेटेंट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। यहाँ पर वर्ड देखिएगा, पेटेंट है ये, इसलिए इन्फ्रिंजमेंट आता है। तो उस केस में भी ये जिसकी भी पेटेंट है, एप्लीकेंट टू का रेफरेंस नंबर एप्लीकेंट वन को अपने स्पेसिफिकेशन के अंदर डालना होगा। ये बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 19। और अगर दूसरे पर्सन की पेटेंट फिर रिवोक हो जाती है, उसके क्लेम्स इनवैलिडेट हो जाते हैं या उस पर प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब रिवोक होने के बाद, पर्सन टू की पेटेंट रिवोक होने के बाद, आप अपनी एप्लीकेशन से वो रेफरेंस निकाल सकते हैं। सेक्शन नंबर 20, सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लीजिए ग्रांट से पहले आपकी एप्लीकेशन है और आपको एप्लीकेशन से ही किसी कंपनी ने आपकी एक इंजन की एप्लीकेशन थी और टाटा मोटर्स को बहुत ही पसंद आ गई। अब टाटा मोटर्स कहते हैं आपको कि पेटेंट ग्रांट होने तक वेट मत करो, ये एप्लीकेशन मेरे नाम पे कर दो। तो कैसे होगा? सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी आप असाइनमेंट फाइल करेंगे बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 6। और क्या क्या केस हो सकते हैं? एग्रीमेंट के साथ भी ये ट्रांसफर हो सकता है, या फिर बाय लॉ, हाई कोर्ट में जाके अगर आप बाय लॉ भी, अगर आप कन्विंस करवा के आते हैं हाई कोर्ट को कि एप्लीकेशन पे मैं सब्सटीट्यूट हूं, तब भी आप उस ऑर्डर का यूज करके फॉर्म नंबर 6 फाइल करके एप्लीकेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन कहां पर होता है? एप्लीकेशन में। कब होता है? बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट।
बस यही बात लिखी है कि अगर आपकी एप्लीकेशन किसी और को आपको देनी है तो आप फॉर्म नंबर 6 फाइल करके उस एप्लीकेशन में अपना नाम सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो इसी के साथ हम सेक्शन 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके भेज दीजिए या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आप सभी लोग जो एनरोल कर चुके हैं ये क्रैश कोर्स को, 21 डेज चैलेंज को, उनको पॉइंट वाइज समरी बनाकर व्हाट्सएप में मुझे भेजनी है ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपने ये वीडियो से क्या क्या गेन किया। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो भी भेज दीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।